हेलो बच्चों, कमिंग बैक विद न्यू वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आज काम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, लाइक कमेंट शेयर कहाँ है भाई? आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। लाइक करो, कमेंट्स करो, बताओ तो सही कैसा लगा आपको। रिस्पॉन्स दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है ना। देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट साइंटिस्ट का कर रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डॉब्रेनर के बारे में हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लें पिछली वीडियो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड के बारे में। न्यूलैंड जो थे उन्होंने 1864 में डिस्कवरी की थी, एलिमेंट्स को अरेंज किया था न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने कैसे अरेंज किया? उन्होंने ये कहा कि उनका जो अरेंजिंग पार्ट था वो ऐसे था। पहली बात तो उन्होंने भी बेस लिया एटॉमिक मास इज बेस था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इज बेस ही होगा। सेकंड चीज़ उन्होंने ये कही, जो मेन चीज़ उन्होंने ये कही, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, आर्ट है ना। उन्होंने ना उसको कंपेयर किया म्यूजिक नोट के साथ। ध्यान है, म्यूजिक नोट्स कैसे होते हैं? सा से स्टार्ट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा से स्टार्ट हुआ, सा पे ही खत्म हुआ। तो आप काउंट करके देख लो, सा नंबर 1 है तो लास्ट वाला जो सा है वो नंबर 8 पे है। तो उन्होंने इसको अपने ऑक्टेव को उस म्यूजिक नोट के साथ ही कंपेयर किया कि जैसे पहला और लास्ट एक जैसा है, वैसे ही उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 8th एलिमेंट के साथ एक जैसा होगा, मीन्स प्रॉपर्टीज उनकी कैसी होगी, एक जैसी। ऐसा उन्होंने बताया हमें। देखो क्या था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स ने नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस टाइम पे जो एलिमेंट्स जाने जा चुके थे उन्होंने सबको अरेंज कर दिया। नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। कौन सा ऑर्डर लिया उन्होंने? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। वही एटॉमिक मास लिया और कौन से ऑर्डर में लिया? इंक्रीजिंग, कि बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, आर सिमिलर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड फाउंड दैट, और उन्होंने पाया क्या? द प्रॉपर्टीज और एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी हर एक 8th एलिमेंट की आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी। ये मेन बात न्यूलैंड ने हमें बताई थी। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो हमें डॉब्रेनर ने भी बता दिया था, है ना। लेकिन जो मेन उन्होंने नेक्स्ट बात बताई वो ये थी कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ सेम होगी। ठीक, ऑक्टेव्स का मीनिंग, मतलब यहाँ पर ऑक्टेव वर्ड यूज क्यों किया वो चीज़ देखो। एक वही जो मैंने अभी बताया था, म्यूजिक नोट के साथ कंपेयर किया। रिपीटेशन ऑफ 8 नोट का जो रिपीटेशन है इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिक के ऑक्टेव में चलता है। अभी मैंने बताया ना, सा से लेके सा तक, सा रे गा मा पा धा नी सा, सेम चीज़ यहाँ पे। सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव। यही रीज़न था उन्होंने इसका नाम ऑक्टेव दिया कि जो फर्स्ट और लास्ट 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, क्योंकि म्यूजिक नोट के साथ इन्होंने कंपेयर कर दिया। एग्जाम्पल उन्होंने लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के साथ सेम है भाई। लिथियम अगर हम नंबर 1 माने तो सोडियम उसका 8th एलिमेंट होगा, क्योंकि नंबर 3 पे आता है, ये नंबर 11 पे आता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। इसका जो 8th एलिमेंट है वो सोडियम है, इसका जो 8th एलिमेंट है वो पोटाशियम है, क्योंकि ये नंबर 11 पे है तो ये नंबर 19 पे होता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो इसका मतलब इसका 8th ये है और इसका 8th ये है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड के अकॉर्डिंग। न्यूलैंड ने ऐसा बताया था। लेकिन न्यूलैंड ने बातें तो हमें इतनी ही बताई कि अरेंज तो कर दिए थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स इसी ऑर्डर पे, क्या कि पहले की जो प्रॉपर्टी है वो 8वें की प्रॉपर्टी के इक्वल होगी। लेकिन लिमिटेशंस ज़्यादा थी उनके ऑक्टेव में। लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन तो वैसे भी ज़्यादा मिलेगी कि ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने तो ज़्यादा लिमिटेशंस मिलेंगी, है ना। तो देखो लिमिटेशन नंबर 1, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था भाई। मतलब कैल्शियम के बाद जो हम एलिमेंट लें और उसका 8वां एलिमेंट लें तो वहाँ पे वो फॉलो ही नहीं हो रहा था, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज सेम मैच नहीं हुई। तो ये केवल कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। तो ये उनके एक लिमिटेशन में आता है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो 20 ही है, तो मतलब क्या 20 तक ही था ये। तो इसका मतलब ये कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था वो 20 नंबर तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। सेकंड इज, उन्होंने ये कहा था उस टाइम पे 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी भाई, और उन्होंने ये कहा था कि 56 एलिमेंट ही रहेंगे। 56 एलिमेंट उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, और उन्होंने ये कहा इन फ्यूचर 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उनकी ये प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी उनकी ये कि इन फ्यूचर 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। बट ऐसा नहीं था। आज के टाइम 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और
फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी हो, इन साइंस में तो खासकर हम कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, न्यू न्यू डिस्कवरीज आती रहती है ना। तो 56 एलिमेंट उन्होंने बोला, बट इन फ्यूचर और बहुत सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो ये भी उनकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन उनकी ये है कि उन्होंने केवल लाइटर एलिमेंट्स पे वर्क किया, लाइटर एलिमेंट्स पे ही काम किया, जो भी एग्जांपल दिए लाइटर एलिमेंट्स को लेके ही दिए, और उनको कोई मतलब नहीं था बाकी एलिमेंट्स से। ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये था आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट और लास्ट जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो उनका जो मेन पॉइंट है वो जरूर याद रखना, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमने न्यूलैंड वाला किया, अब हम करते हैं मेंडलीव। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव 3rd साइंटिस्ट है। इसमें मेन आपको इसमें 3 ही साइंटिस्ट याद रखने हैं इस चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। कौन कौन से? पहले डॉबरेनर थे, नेक्स्ट न्यूलैंड थे, और अब है मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया। मेन कॉन्ट्रीब्यूटर हम मेंडलीव को ही मानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी, क्योंकि जो मेन बेस था वो उन्होंने हमें दे दिया था। बाद में कुछ लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करके फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटर कौन था आपका? मेंडलीव, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल के मेन कंट्रीब्यूटर मेंडलीव थे। पीरियोडिक टेबल होती क्या है? पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल एक चार्ट होता है अभी एलिमेंट्स का, जिसमें रोज होती है, रो होती है मीन्स, और कॉलम होते हैं। जो रो होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल, और जो आपके कॉलम होते हैं उसको वर्टिकल, मीन्स वर्टिकल वाला पार्ट आपका कॉलम रिप्रेजेंटेशन होगा और हॉरिजॉन्टल पार्ट आपका रो रिप्रेजेंटेशन होगा। जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ध्यान रखना, रो को क्या बोला जाता है? पीरियड्स, और जो वर्टिकल पार्ट है आपका उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल वही है। जो पीरियोडिक टेबल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप। पीरियड्स का मतलब रो, और वर्टिकल या कॉलम का मतलब ग्रुप्स, ठीक है। तो यही चीज़ है। पीरियड्स किसको कहा है? रो को, और कॉलम को क्या कहा गया है? ग्रुप्स। मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपनी टेबल बताई, अपनी ओरिजिनल टेबल में उन्होंने 7 पीरियड्स प्लस 8 ग्रुप्स बताए। उन्होंने कहा कि रोज तो 7 है और पीरियड्स और ग्रुप्स कितने? टोटल 8 हैं, ऐसा उन्होंने बताया अपनी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने मेन 2 चीज़ें बताई थी हमें। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एक तो यही ऑर्डर दिया उन्होंने कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे अरेंज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑर्डर में। से पहली बात तो इन्होंने ये बताई। सेकंड, इन्होंने ये कहा ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, एक पीरियड्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर आप देखो अपनी बुक में तो एक टेबल इनकी बनी हुई है, उसमें एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, और उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स सेम है, हाइड्राइड्स सेम है, मतलब उन्होंने कुछ फॉर्मूले भी फिक्स कर दिए थे। जैसे उन्होंने ऑक्साइड्स का फॉर्मूला फिक्स कर दिया, जैसे हम मान के चलते हैं कि उनका एक पीरियड है, उसमें उन्होंने ऑक्साइड का फॉर्मूला फिक्स कर दिया R2O। क्या फिक्स कर दिया? R2O। तो R इसमें एलिमेंट ले रहा है, तो मतलब उस जो पीरियड है उसके जो सारी एलिमेंट्स है वो इसी को फॉलो करेंगे। उसमें मैं एलिमेंट बता देती हूँ, जैसे आपको एक तो क्या है? लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटाशियम, ये एक पीरियड्स के पार्ट्स है ना, तो ये सारे इसी पे फॉलो होंगे। ये बन जाएगा Li2O, ये बन जाएगा Na2O, ये बन जाएगा K2O, ठीक है। तो मतलब इस पे बेस सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स भी बना जाते हैं और हाइड्राइड्स भी बना जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक। तो ये मेन 2 पार्ट थे उनके। और जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप भी रखा भाई, कि इन फ्यूचर के एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो बिना टेबल पे, पीरियोडिक टेबल पे इफेक्ट पड़े हम उनको अरेंज कर सकते हैं, और वो सही भी हुआ, हम उन एलिमेंट्स को अरेंज कर भी पाए, ठीक। उन्होंने मेन 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया, इन फ्यूचर वो 3 एलिमेंट्स जरूर आएंगे। मेंडलीव ने ऐसा बताया, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया, और उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही गई। उन्होंने वो 3 एलिमेंट कौन कौन से बताए? पहला एलिमेंट था इक्का बोरोन। उन्होंने कहा एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो बोरोन से रिलेटेड होगा। सेकंड उन्होंने कहा इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से रिलेटेड आएगा। थर्ड उन्होंने कहा इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन से रिलेटेड आएगा। उन्होंने कहा 3 एलिमेंट इन फ्यूचर इनसे रिलेटेड जरूर आएंगे। इक्का, इक्का का मतलब होता है भाई फर्स्ट, इसलिए उन्होंने ना कुछ नाम फिक्स नहीं दिया, इक्का रख दिया, ताकि क्या यहाँ से पता चले कि फर्स्ट बोरोन, कि पहले बोरोन आ जाएगा फिर वो एलिमेंट आ जाएगा, उनका मतलब ये था, ठीक। आज के टाइम में वो 3 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें वो तीनों एलिमेंट्स हैं। बता देती हूँ वो एलिमेंट्स आज के टाइम में किस नाम से जाने जाते हैं। इक्का बोरोन को हम स्कैंडियम कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। स्कैंडियम के बारे में हमें मेंडलीव ने पहले ही बता दिया, बस उन्होंने नाम इक्का बोरोन दिया था। बाकी उन्होंने जो प्रॉपर्टी बताई इक्का बोरोन की वो सेम स्कैंडियम की भी है। जो भी उन्होंने एटॉमिक मास बताया, जो भी उन्होंने वेट बताया, जो भी उन्होंने डेंसिटी बताई, या इसका जो भी ऑक्साइड बनता है, जो भी हाइड्राइड बनता है, उनका वो सारा फिक्स गया, बिल्कुल सही था, वो सेम
सेम किस में बनता है, स्कैंडियम में भी, बस वो नाम अलग है और कुछ नहीं। नेक्स्ट उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम के बारे में जो बताया था आज के टाइम में वो गैलियम है भाई, Ga क्या है वो, गैलियम। ये भी सेम चीज़ है कि जो प्रॉपर्टीज इसकी उन्होंने बताई थी वो सेम प्रॉपर्टी गैलियम की भी है। नेक्स्ट आपका इक्का सिलिकॉन, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने इक्का सिलिकॉन की बताई थी वो जर्मेनियम की। आज की टेबल में हमारा जो उससे रिलेटेड वही जो एलिमेंट है वो जर्मेनियम नाम से जाना जाता है, Ge, उसकी प्रॉपर्टीज सेम है जो कि उन्होंने हमें बताई थी, मेंडलीव ने जो हमें बताई थी। तो मतलब मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शन किया वो भी 99% बिल्कुल सही था, 100 ही बोल सकते हैं हम, लेकिन हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बस, और कुछ नहीं। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज सारी क्या थी, लगभग सेम थी। लेकिन मेंडलीव ने जितना अपना योगदान दिया उतनी ही कमियां उनके बारे में फिर बताई गई, कमियां भी फिर ज़्यादा बताई गई। पहली कमी तो उनकी यही थी कि वो आइसोटोप के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, एक न्यूलैंड की लिमिटेशन पूछी जाती है, एक मेंडलीव की, ध्यान रखना। पहली लिमिटेशन तो यही थी कि आइसोटोप्स के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी, उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर दे दिया कि उन्होंने खुद ही तो एटॉमिक मास बेस लिया और उसी दो एलिमेंट्स में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। वो दो एलिमेंट थे निकिल एंड कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर 58.9 है और निकिल का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की बात हो रही है 58.9 है और निकिल का एटॉमिक मास 58.7 है, जबकि निकिल जो है आपका वो बाद में आता है, कोबाल्ट आपका पहले आता है। तो देखा जाए तो एटॉमिक मास थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, 58.9 फिर 58.7 आता है, जबकि आना चाहिए था 58.7 वाला एलिमेंट पहले। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग ऑर्डर हो जाता है, दो एलिमेंट्स का है लिटिल सा, लेकिन फिर भी कमी तो मानी गई। सेकंड प्रॉपर्टी होगी ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में जो सेट उन्हें करना था पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन को कहाँ पर अरेंज करें, वो कहाँ पर उसकी पोजीशन दे, वो चीज़ भी वो अच्छे से नहीं बता पाए थे। ये उनकी कुछ कमियां थी मेंडलीव की। अब बस एक हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहती है, अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर लेके आऊँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।